नई साल की पहली रात को देश में हुआ है बड़ा आतंकी हमला। पंजाब के पठानकोट में आतंकियों ने आधी रात एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया है। आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन पर फायरिंग की है और ग्रेनेड फेंके हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुल 5 आतंकी थे। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 2 आतंकी शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकियों ने यह हमला किया है। हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जैसे आतंकी हमला हुआ है, सेना कमांडो और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों की मुठभेड़ 2 जवान आपको बता दें इसमें शहीद हुए हैं। 6 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पठानकोट में इस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि 4 से ज्यादा आतंकी होने की खबर है। एनआईए की टीम को जम्मू से पठानकोट रवाना किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना मुस्तैद है, बख्तरबंद गाड़ियां आप नजर आ रही होंगी आपको। गरुड़ कमांडो लगे हुए थे इस ऑपरेशन में। आपको बता दें कि अभी मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें लगातार ये जानने की कोशिश की जा रही है कि 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद कहीं और कोई आतंकी तो छिपा हुआ नहीं है। जैसा कि जानकारी थी कि 5 की संख्या में ये आतंकी एयरफोर्स स्टेशन में दाखिल हुए थे। हमारे साथ संवाददाता शैलेश कुमार जुड़ रहे हैं। शैलेश, लगातार हम सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और तमाम पहलुओं को, तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ताजा अपडेट आप इस पूरे मामले को लेकर क्या दे सकते हैं दर्शकों को? देखिए, जो मेरी ताजा जानकारी है उसके मुताबिक ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि काफी हद तक फायरिंग रुक गई है और जो आतंकवादी हैं, जैसा कि हमने पहले ब्रेक किया था कि 4 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, उनको मारकर ढेर किया जा चुका है। साथ ही साथ हमारे जो एयरफोर्स के 2 जवानों की शहीद हुए हैं वो इस पूरे हमले में, और अभी कुछ आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं और यही वजह है कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादी हमला है ये एक बहुत ही सुनियोजित साजिश थी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये बिना लोकल सपोर्ट के, बिना इनसाइडर इंफॉर्मेशन के ये हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। जिस तरह से एक एसपी को उनकी गाड़ी को उनको किडनैप करने की कोशिश की गई और उसके बाद में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा अलर्ट जारी किया हुआ था। यहां तक कि आर्मी ने 2 कॉलम डिप्लॉय किए हुए थे, एक स्पेशल फोर्स डिप्लॉय की हुई थी और एयरफोर्स के अपने रिसोर्सेज उस एयरफोर्स पठानकोट एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। बावजूद इसके हमला हो गया। इसका मतलब है कि बिना लोकल सपोर्ट के ये हमला संभव नहीं था। और ये माना जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे, बहावलपुर से आए थे, तो बहावलपुर में बिल्कुल बहावलपुर के बाहर पाकिस्तान अधिकारियों की नाक के नीचे टेरर कैंप चल रहा है। 4.5 एकड़ की जमीन में एक वॉल्ड एरिया में वहां वो आतंकवादी कैंप चलाते हैं। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपनी 2 तरफा बात कर रहा है, और एक तरफ वो टेरर कैंप चला रहा है और दूसरी तरफ वो हमारे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे सुनियोजित साजिश है, आईएसआई है, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद को अल्टीमेटली आईएसआई कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं इनपुट है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। ये इनपुट ये आ रहा था कि पहले से ही अलर्ट था खुफिया एजेंसियों को, और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया था इस एयरफोर्स स्टेशन पर। फिर भी अगर इस तरह का आतंकी हमला हुआ है तो इसको समझा जाना चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पिछले विगत दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक एक बहुत बड़ी आईएसआई स्पायरिंग, एक जासूसी नेटवर्क पूरा खुलासा हुआ था, उसको बस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, यूपी एटीएस ने और साथ साथ उसके अलावा कई राज्यों की पुलिस ने, और यहां तक कि पोखरण में भी जो है जासूस पकड़े गए। के रंजीत पकड़ा गया जो कि एयरफोर्स के ग्वालियर एयरफोर्स बेस के उसने बात करी, और भी एयरफोर्स पर जहां जहां वो गया था वहां से उसने जासूसी की बात की है, मंजूर की है। उसने अपने इंट्रोगेशन में खुलासा किया है। कुछ और जानकारियां, कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। सेना और कमांडोज आतंकियों से बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो उठ खड़े हो रहे हैं। जैसे कल पठानकोट में एसपी की कार पर अटैक हुआ। खबर यह भी है कि आतंकी हमले का अलर्ट था, सुरक्षा बढ़ाई गई थी, बाकायदा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन फिर भी आतंकी एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचने में कामयाब रहे
और इतनी जानकारी के बावजूद भी अगर हमला होता है तो सवाल उठते ही हैं। और यही प्रश्न शैलेश हम बार बार उठा भी रहे हैं और तमाम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लापरवाही है या फिर ये किसी तरह का सिक्योरिटी में लैप्स है। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे हम बातचीत करेंगे। बीडी मिश्रा साहब, पहला सवाल जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं लगातार, वो ये कि अलर्ट अगर था तो भी अगर इस तरह का हमला हो जाता है तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? इसमें कहीं न कहीं लोकल सपोर्ट जो स्लीपर सेल हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो एसपी की गाड़ी को हाईजैक किया था या उसके पहले किसी और की गाड़ी को हाईजैक किया था, उसके इवेंट के बाद और इस हमले के बीच में काफी टाइम गुजर गया था। तो फिदाइन को ये जो टेररिस्ट स्क्वाड आए हैं इनको कहीं न कहीं पनाह कहीं लोकल मिलती है और उसके रहते अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। और अभी कोशिश यह करना है, हमको चाहिए ये कि जीरो कैजुअलिटी अपनी होनी चाहिए और जीरो टेररिस्ट एस्केप होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमारे पास इतनी सूचना थी तो हमारी तैयारी बेटर होनी चाहिए थी। जो हमारी कैजुअलिटियां हुई हैं शायद ये बच सकती थी अगर तैयारी थोड़ी और बेहतर होती तो। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हम समय रहते और तैयारी करते तो बच सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि सेना की वर्दी में ही इन आतंकियों ने दाखिल होने की फिराक में थे। ये जिस तरह से एयरबेस स्टेशन में जानकारियां मिल रही है और ये इसमें कामयाब भी हुए हैं, लेकिन दाखिल होने के बाद जो सुरक्षा का लेवल था या जो स्तर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था और शायद यही वजह है कि वो 15 किलोमीटर के दायरे में बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाए थे। सही बात है। इसमें सुरक्षा कर्मियों ने काफी बहादुरी से काम किया है और आतंकवादी मारे गए हैं और यह बहुत बड़ी एरिया है, इसकी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन जितने भी हमारे वल्नरेबल एरिया हैं, वल्नरेबल पॉइंट हैं, और अगर इंफॉर्मेशन है और उस एरिया में आतंकी घूम रहे हैं तो उसकी निगरानी बेहतर करनी चाहिए और आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है। यह फिदाइन अटैक बंद नहीं होंगे, यह आईएसआई सपोर्ट करती रहेगी, यह हमारे ऊपर होता रहेगा। लेकिन जो हमारी बॉर्डर की एरिया है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का, इंटेलिजेंस का इंटरैक्शन होना चाहिए, इनके मॉक ड्रिल्स होने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग मोटिवेशन होना चाहिए। अगर यह होगा तो इन हमलों में फिदाइन मारे जाएंगे, आतंकी मारे जाएंगे, हमारी कैजुअलिटी नहीं होगी। इसकी कोशिश करनी है, यह बात आवश्यक है। अच्छा, हमारे साथ नीलेंद्र कुमार भी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। नीलेंद्र जी, जरा ये भी हमें समझाइए, एक लगातार हम जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो ये कि जासूसी के आरोप में जो रंजीत पकड़ा गया था, जो कि एयरफोर्स का जवान था, उससे भी पूछताछ हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। जासूसी के आरोप में पकड़े गए वायुसेना के जवान से पूछताछ होगी, इस तरह की जानकारियां मिल रही है। रंजीत फेसबुक के जरिए एक दामिनी नाम की लड़की से संपर्क में था और उसे खुफिया जानकारी दे रहा था। अब रंजीत से इस बारे में पूछताछ हो सकती है। नीलेंद्र जी, क्या इस जासूसी मामले को इस हमले से जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई ऐसा क्लू है जिससे कि उस जासूसी मामले को इस अटैक से जोड़ा जाए। लेकिन ये अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती भी है। वो इसलिए है कि आतंकवादियों ने कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं चुना, उन्होंने सीधे सुरक्षा सेनाओं को, डिफेंस फोर्सेस को अपना टारगेट बनाया। पहली चीज, इससे पहले वो लोग सिर्फ आतंक फैलाने के लिए सॉफ्ट टारगेट चुनते थे, जो इस बार नहीं किया गया। दूसरी चीज ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे यहाँ आते हैं और इतने लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रह करके कार्रवाई करते हैं जी। एक पुलिस सीनियर ऑफिसर की गाड़ी को किडनैप करते हैं, गाड़ी को वो कब्जा करते हैं। वहां उन्होंने एक मर्डर किया जहां पर वो स्लिटिंग ऑफ थ्रोट था, और उसके बाद वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एंट्री पा सकते हैं। 4 या 5 जितने भी लोग थे, और वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें कि कमांडो को जाना पड़ा और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस गई, इतनी देर तक, इतने घंटे तक एंगेज कर सकते हैं। तो इससे उनकी तैयारी, मैं खाली ये नहीं कहूंगा कि उनका इनसाइडर कोई उनको सपोर्ट मिल रहा था, इससे उनका साहस, उनकी दिलेरी, उनके पास तैयारी, उनकी ट्रेनिंग, ये सब जाहिर होती है। तो इन दृष्टियों से मैं कह रहा हूं कि
कि ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें सोचना पड़ेगा। दोबारा इसके लिए सब आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कह करके कि आईएसआई करता रहेगा वो ठीक है कि अभी प्रधानमंत्री का मिलना हुआ, विदेश मंत्री की बातचीत हुई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीस टॉक्स को कामयाब होता नहीं देखना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि राजनीतिक लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं है, वहां पर आर्मी भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, आईएसआई का अपना से है। तो ये तो ठीक है कि वो लोग इस तरह का काम करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे अवसर पर ये जो अभी प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हुई है वो जारी रहनी चाहिए ऊंचे स्तर पर, जिससे कि उनको आइसोलेट किया जा सके और हमें अपनी सुरक्षा के लिए सब आवश्यक कदम उठाने होंगे। और इस ऑपरेशन से जो सबक मिले हैं उनका बहुत गंभीरता से निरीक्षण होना चाहिए और जितने भी कायदे के लिए जरूरी जितने भी मुनासिब कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। बीडी मिश्रा जी, नीलेंद्र जी की बात से आप नीलेंद्र जी मैं आ रही हूँ एक मिनट। जो आपने बात कही उसी पर बीडी मिश्रा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज खुद पाकिस्तान जाती हैं, प्रधानमंत्री अनौपचारिक दौरे पर चले जाते हैं विश करने के लिए नवाज शरीफ को। ऐसे में दहशतगर्द कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और उनकी ये बौखलाहट का हिस्सा है, ये आप इसे मान रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हाफिज सईद के स्टेटमेंट आए हैं, हाफिज सईद को सुना गया है, वो टेलीविजन पर यही कह रहा है कि मोदी जी वहां पर आए तो इससे हमको बहुत मलाल हुआ है, हमको काफी इससे नाराजगी है। ये तो है, लेकिन अभी इंडिया में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब मोटो देना पड़ेगा। जीरो कैजुअलिटी, अपनी जीरो कैजुअलिटी होना चाहिए और जीरो टेररिस्ट एस्केप होना चाहिए। जो वहां से आए वो सब मारे जाएंगे और हमारी कैजुअलिटी न हो। इस लेवल पर अब हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने ट्रुप्स का मोटिवेशन करना पड़ेगा, अपनी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में जब तक वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होने वाले हैं, तो उनका अटेम्प्ट यही रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे नहीं और उसके लिए फिदाइन अटैक ये करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी और भी बेहतर होनी चाहिए और खास तौर से जो हमारे स्लीपर सेल की सर्च है वो सर्च बिना किसी सियासत के और भी अच्छी होनी चाहिए, कारगर होनी चाहिए, ये आवश्यक है। नीलेंद्र जी ने भी एक बात कही थी बीडी मिश्रा जी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया है। वो बात ये है कि कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं माना जा सकता एयरफोर्स स्टेशन पर ये हमला जिस तरह से हुआ है, और अगर ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है और ये भारत को हिला देने वाला टेरर अटैक है, तो इसको किस तरह से रोका जाए, आगे इस तरह के हमले दोबारा ना हो। और ये तब हो रहा है जब खुफिया इंफॉर्मेशन थी, अलर्ट था, तो ऐसे में कितना गंभीरता से और लिए जाने की जरूरत है इस तरह के हमलों को और कदम उठाने की आवश्यकता है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, कुछ जवानों के जख्मी होने की जानकारी भी है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शैलेश का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ विशेष इंफॉर्मेशन है। शैलेश, ओवर टू यू। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पूरे बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है और 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि क्या जो जासूसी प्रकरण हुआ उसमें बीएसएफ का जवान भी पहले था और क्या इंफॉर्मेशन वहां से आई, फिर एयरफोर्स के रंजीत समेत और भी लोग हमारी फोर्सेस से इस जासूसी प्रकरण में शामिल पाए गए हैं, क्या वहां से इंफॉर्मेशन आई। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में बहावलपुर में आतंकवादी कैंप है, वहां से आतंकवादी आने की सूचना मिल रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो टेरर कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं, 36 आतंकवादी कैंप अभी भी पाकिस्तान में चल रहे हैं जो आईएसआई की सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते हैं। बहावलपुर के जस्ट बाहर 4.5 एकड़ में जो कैंप चल रहा है, क्या वो पाकिस्तान आईएसआई, क्या जीएचक्यू रावलपिंडी की सहमति के बिना चल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक शुरुआत की है, एक अच्छी पहल की है राजनीतिक तौर पर, उसको डिरेल करने की कोशिश जारी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो पाकिस्तान कब इन टेरर कैंपों को नेस्तनाबूद करेगा, ध्वस्त करेगा।
क्या उनको डिसमेंटल करने का उसका प्लान है? और क्या भारत सरकार, अगर पाकिस्तान नहीं करता है तो क्या भारत सरकार उन टेरर कैंप्स को अटैक करेगी? प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी एयरफोर्स की है। और एक बहुत बड़ा डर आतंकवादियों के अंदर यही था कि अगर कोई प्रेसिजन टेरर स्ट्राइक अगर होती है आतंकवादी कैंपों में जो पीओके में चल रहे हैं तो वो एयरफोर्स को अंजाम दे सकती है। क्या इसके पीछे ये वजह है? लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है कि अगर हमारे शैलेश, मैं आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर और आ रही है, पाकिस्तान के सामने मुद्दा उठाए मोदी, ये कांग्रेस ने कहा है 5 महीने में दूसरा हमला, ये चिंता की बात है। कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जब विपक्ष में थे मोदी और उनसे जुड़े हुए लोग, तब ये कहते थे कि जब तक शांति बहाल बॉर्डर पर नहीं होती तब तक कोई बातचीत नहीं। लेकिन अब क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पर? 5 महीने में दूसरा हमला, चिंता की बात, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन। मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात रख रहा है और विपक्ष निशाना सत्ता पक्ष पर साध रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि गुरदासपुर जिले में भी इस तरह का, दीनानगर में आपको याद होगा 5 महीने के भीतर ही हमला हुआ था और वो भी मुठभेड़ काफी लंबे वक्त तक चली थी। ऐसे में नीलेंद्र जी, समझना होगा, हमले हो रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में क्या आगे का स्टेप होना चाहिए भारत का इस हमलों के मद्देनजर? हाँ प्रीति जी, ये बहुत आपने मुनासिब सवाल पूछा है, जो कि इस समय जरूरत है राजनीतिक गोल न करके एक दूसरे के ऊपर कि हम ये देखें हमें क्या करना है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से या इजराइल से अपनी सुरक्षा के बारे में, टेरर अटैक्स के संदर्भ में कुछ सीख सकते हैं? क्या उनसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं? उनकी अपनी सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अपने अलग हालात हैं, ये मैं समझता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं, जो बात मैं जोर देना चाहता हूं ये है कि इस इंसिडेंट को, ये अगर आप देखें, एयरफोर्स पर अटैक हुआ, वहां आर्मी भी कॉलम्स मौजूद थे, पंजाब पुलिस है, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बीच में कमांडोज पहुंच गए, पंजाब की अपनी सीआईडी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी अलग अलग एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कहां पर है? अभी कुछ बात हुई थी कि साहब 0 कैजुअलिटीज होनी चाहिए। 0 कैजुअलिटीज एक, अगर केवल आर्मी की यूनिट है उसमें कमांडिंग ऑफिसर ऐसा कर सकता है, लेकिन एक बड़े व्यापक रूप में जब इस प्रकार विभिन्न एजेंसीज मौजूद। नीलेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं इस पर हम आगे बातचीत करेंगे कि जो हमारी छोटी छोटी अलग अलग एजेंसीज हैं खुफिया, उनमें कोऑर्डिनेशन का लैप्स क्यों हुआ है, इससे समझने की आवश्यकता है। लेकिन आतंकी हमले के हनी ट्रैप कनेक्शन की खबर है। पठानकोट में आतंकी हमले से पहले वायुसेना का एक जवान गिरफ्तार हुआ था और ये जवान एक लड़की को फेसबुक पर खुफिया जानकारी लीक कर रहा था, जिससे माना जा रहा है कि इस हमले का कहीं ना कहीं हनी ट्रैप कनेक्शन भी है। तो पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है, जो कि लगातार ये आपको जानकारी दे दें कि वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन ये भी, जैसा कि एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें एयरफोर्स का एक जवान अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया है, जो कि जानकारियां लीक करता था और उसके फेसबुक अकाउंट से जानकारी मिली है कि वो दामिनी नाम की एक लड़की को पैसे ट्रांसफर किया जाता था, उससे कॉन्वर्सेशन करता था और उस लड़की के संबंध आईएसआई से थे, इस तरह की भी जानकारी मिली है। जी, हम सुन रहे थे अभी गृह मंत्री साहब का वो बयान, इनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो हमारे भारत की तरफ से पहल हो रही है, बातचीत हो रही है, और जैसा अभी लग रहा है कि शायद उनके जो आईएसआई और आर्म फोर्सेस हैं, उनका भी झुकाव कुछ भारत से संबंध सुधारने में हो रहा है, ये तो ठीक बात है। लेकिन इसी के साथ साथ हमको अपने गार्ड्स को नहीं नीचे करना है, हमको अपनी जो सुरक्षा की तैयारी है इसको ऊपर रखना है। और जहां पर पाकिस्तान के सरकार का हो सकता है इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा हो या हो सकता है उनका रुख बदल रहा हो, लेकिन जो वहां के आतंकवादी संगठन है वह सरकार के बियॉन्ड भी काम करते हैं। तो ये जो आतंकवाद का सिलसिला है पाकिस्तान से, यह हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि तुरंत खत्म हो जाएगा या स्विच ऑफ स्विच ऑन मैटर, टाइम लगेगा इन हालात को बदलने में। लेकिन उसी के साथ साथ हमको सरकार से, अगर हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो हम ये समझ के बैठे कि आतंकवादी हमले
फिर भी हो सकते हैं, उसके लिए तैयारी करना है। और ऐसे में एक और आपको हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उससे संबंधित एक जानकारी भी दे दें। क्राइम ब्रांच जिस रंजीत के नाम के एयरफोर्स के जवान को अरेस्ट किया गया है, उससे किस तरह की पूछताछ इस अटैक के बाद कर सकती है, ये भी एक रिपोर्ट देख लीजिए संवाददाता जावेद हुसैन की। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सूत्रों की माने तो 29 दिसंबर को पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लीडिंग ऑफिसर के रंजीत से जो क्राइम ब्रांच है वो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो के रंजीत है और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की सोर्सेज की माने तो के रंजीत हनी ट्रैप के जरिए फेसबुक के जरिए एक दामिनी नाम की लड़की को तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। खासतौर से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटरसेप्ट सेल और एयरफोर्स की जो एजेंसी है उन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में के रंजीत को गिरफ्तार किया था। उसके बाद यह पता चला था कि के रंजीत उस लड़की जिसका नाम दामिनी उसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए तमाम जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो शेयर कर रहा था। खासतौर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एयरबेस जहां पे टेक डी जो कि एक एयरफोर्स का कोड होता है, उसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर और श्रीनगर के तमाम जहां पे एयरफोर्स की एयरबेस थी उन तमाम से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन उस लड़की को शेयर कर रहा था। इससे जुड़ी हुई और जिस तरह से आज यानी कि देर रात 3 बजे जिस तरह से पठानकोट में एयरफोर्स के जो स्टेशन पर आतंकी हमले हुए हैं उसमें हालांकि बताया गया कि जो चार आतंकी थे उनको मार गिराया गया एक जॉइंट ऑपरेशन में। लेकिन उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के सोर्स है उनका कहना है कि जिस तरह से जो के रंजीत है वो भटिंडा में पोस्टेड था, तो उससे कहीं ना कहीं इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और आज हालांकि के रंजीत का 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो भी खत्म हो रही है। इसे देखते हुए क्राइम ब्रांच के जो सोर्स है उनका यह कहना है कि वो पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश करेंगे। और तो हालांकि आपको बता दें कि विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इस जासूस को लेकर इस हमले से जोड़कर कोई इनपुट मिले ऐसी संभावना काफी कम है, क्योंकि ये सुनियोजित हमला था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट आतंकी हमले में एक और अहम जानकारी। आतंकियों ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने 12 बजे से 2 बजे के बीच पाकिस्तान में 4 बार फोन किया था। तो पठानकोट के आतंकी हमले में ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, पाकिस्तान 4 बार कॉल किया गया था। और ये भी आपको बता दें, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक आतंकियों ने पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से बात की थी। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल ये जो जानकारी मिल रही है इस लिहाज से कितनी जरूरी है? 12 बजे से 2 बजे के बीच 4 बार कॉल किया गया, किन जगह पर यह कॉल किया गया और कितने मिनट बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? देखिए, लगातार जो भी फोन कॉल पाकिस्तान जाता है वो सब इंटरसेप्ट किया जाता है कि पाकिस्तान जितने भी भारत की तरफ से कॉल जाते हैं और खास करके जो बॉर्डर एरिया है वहां पर से लगातार इस तरह की बातों पर नजर रखी जाती है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि कल रात को करीब 12:30-35 से लेकर 1:40 के बीच में 4 फोन कॉल्स हुए हैं पठानकोट से पाकिस्तान में बात किए गए हैं। एजेंसीज को लगता है कि ये जो हैंडलर्स है, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने अपने हैंडलर्स से बात किया है वहां पर जो तमाम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में जो उसके हैंडलर्स बैठे थे वो उन्हें कमांड कंट्रोल कर रहे थे। तो ये खुफिया एजेंसी हालांकि बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करी, बट इतना इस बात को लेकर उसने पुख्ता जानकारी दी है कि हाँ, करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच में 4 फोन कॉल ऐसे थे जो कि संदिग्ध थे, जिनमें जो बातचीत हुई है वो इस तरह की बातचीत थी जिससे लग रहा है कि वो ये आतंकवादी जिन्होंने हमला किया है उनके फोन कॉल्स थे। उन्होंने अपने हैंडलर से बात की है। तमाम बातें जो हुई है, जो इंटरसेप्ट हुआ है, उस पर जो बातचीत हुई है, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये 4 फोन कॉल जो थे संदिग्ध थे, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं और वो अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। तो ये एक चौंकाने वाली खबर है कि आतंकवादी हमले से ठीक पहले बाकायदा इन आतंकियों ने अपने हैंडलर से, वहां पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बात की है और आतंकवादी जो हमले को अंजाम दिया है उसको लेकर अपने हैंडलर से बात करने के बाद वो हमले को अंजाम दिया गया है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। और इस बीच बता दें अपने दर्शकों को बड़ी खबर, पठानकोट में आतंकी हमले में बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि इसका बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्शन की बात मिल रही है जानकारी के तौर पर। और सूत्रों के मुताबिक ISI ने बब्बर खालसा का इस्तेमाल कर रहे ये पूरी साजिश रची है। दरअसल हमले को अंजाम देने में जैश ए मोहम्मद ने इसका साथ दिया है, लेकिन इस हमले में इनपुट जो इस्तेमाल हुआ है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हुआ है।
प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमले में आईएसआई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इस्तेमाल किया है। प्रशांत, इस तरह के सूत्र बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बारे में पक्के प्रमाण इस बात के पहले ही मिल चुके हैं कि आईएसआई की पनाह में है और आईएसआई पूरा उसका सपोर्ट कर रही है पंजाब में एक तरह से टेररिज्म को रिवाइव कराने के लिए। कई बार इस तरह के इनपुट्स और इस तरह के प्रमाण भारत सरकार को मिल चुके हैं। तो पिछले 6 महीने पहले जुलाई में जो हमला हुआ था उसमें ही बब्बर खालसा की जांच की गई थी, भूमिका शक के दायरे में थी। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकल सपोर्ट दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंदर घुसे हैं उसके बाद यहाँ पे जो पूरी लोकल सपोर्ट दी गई है वो बब्बर खालसा के लोगों द्वारा दी गई है। जो वहाँ पे लोकल एजेंट्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो मतलब इसमें ये जानकारी मिल रही है कि जब वहां से अंदर घुसे सीमा में, उसके बाद उनको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट, सारा वहां का ज्योग्राफिकल सपोर्ट, सारा जो जानकारी है इस हमले को अंजाम देने के लिए, उसके पीछे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोग हो सकते हैं। ऐसी जानकारी हमें मिल रही है क्योंकि बब्बर खालसा इंटरनेशनल की जानकारी कई बार सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल चुकी है। अब वो बिल्कुल क्लोज सुपरविजन में है इसके कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि ये बात जैसे ही सामने आई थी जब पहली बार की बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोग, जिनका बेस जर्मनी में हुआ करता था, अब वो पाकिस्तान की आईएसआई से पूरी तरीके से हाथ मिला चुके हैं। बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है और उस फंडिंग के आधार पे उनको ये टास्क दिया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में गड़बड़ी करें। तो चूंकि पंजाब में 6 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है, आतंकी हमला है और बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ है, तो ये माना जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव नहीं है। अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको लोकल सपोर्ट चाहिए ही होता है। तो इसमें बब्बर खालसा की भूमिका पूरी तरीके से शक के दायरे में है और इस बात की आशंका जताई जा रही है, इनपुट्स कुछ मिल रहे हैं कि बब्बर खालसा अपना पूरा सपोर्ट इसमें कर रहा है। जी प्रशांत, जैसे आप बता रहे हैं कि बब्बर खालसा का ही कनेक्शन लोकल सपोर्ट के तौर पर सामने आ रहा है और ये बार बार जब चर्चा कर रहे थे, शैलेश हमारे साथ थे, तो बार बार हम इस बात को तवज्जो दे रहे थे कि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह का सुनियोजित अटैक मुमकिन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ही सही ये बात कंफर्म्ड होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो बदावा सिंह के बारे में जो चीफ है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का, उसने बहुत पहले जर्मनी से अपना सारा जो है हेडक्वार्टर एक तरीके से आईएसआई में पाकिस्तान में शिफ्ट कर चुका है और उसको टास्क समय समय पर दिया जाता है। और ये बात पहले भी कई बार एस्टैब्लिश हो चुकी है कि चाहे वो लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो या दूसरे दहशतगर्द तंजीमें हो, उनको जब भी हिंदुस्तान में कोई काम करना होता है तो वो लोकल सपोर्ट ढूंढते हैं। लोकल सपोर्ट, अगर पंजाब में कोई काम करना है, अगर उनको टारगेट दिख रहा है कि पंजाब में, तो इस वक्त पंजाब में आतंकी हमले के लिए सबसे बड़ा मददगार जो निकल कर सामने आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो एजेंट्स हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि बिना उनकी सपोर्ट के, बिना उनकी मदद के पंजाब में इस तरह की गतिविधि नहीं हो सकती। तो चूंकि इनका एक बहुत बड़ा बेस है पंजाब में और चूंकि वो आईएसआई से मिल चुके हैं, तो एक तरीके से काफी बड़ी मुश्किल भी सामने आ सकती है एजेंसीज के लिए। क्योंकि प्रशांत, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ऑपरेशन जो चल रहा था सर्च का, वो खत्म हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें आपको बता दें 4 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन अब सेना ने ऑपरेशन पूरा कर लिया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, शुरुआत में जानकारी आ रही थी कि 4 आतंकियों को मार गिराया गया है, एक जवान जख्मी, एक आतंकी जख्मी बताया जा रहा था। फिलहाल क्या अब न्यूज आ रही है आतंकियों की संख्या को लेकर और ऑपरेशन किस तरह से ओवर किया गया है? देखिए, फिलहाल 4 आतंकी थे जिनको मार दिया गया है और इसके साथ ही सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और 4 एयरफोर्स के वहां पर जो जवान थे वो घायल हुए हैं। ये फिलहाल आंकड़ा दिया गया है।
चारों आतंकियों की लाश फिलहाल सेना और एनएसजी ने अपने कब्जे में ले ली है। उनकी तलाशी ली जा रही है। उनके पास से कुछ ऐसे सबूत मिल सके जिससे ये पुख्ता हो सके कि आतंकी सरहद पार से आए थे। इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले एयरफोर्स का जो स्टेशन था उसका सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके अंदर देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आतंकी हो जो कि छुपकर कहीं बैठा हो। सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला और उसके बाद जो नजदीक के गांव है जो कि बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन से सटे हुए हैं, वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन किया गया है। उसमें भी अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिल रही है कि कोई बड़ी चीज या बड़ी बात निकलकर सामने आई हो। कोई आतंकी भी वहां पर छिपा हुआ नहीं है। लेकिन ये आतंकी करीब 24 घंटे से 36 घंटे के बीच का वक्त था जब ये आतंकी पठानकोट के आसपास रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसे तो था नहीं कि सड़क पर ही घूमते रहे, क्योंकि काफी हाई अलर्ट था पठानकोट में। तो ऐसे में आतंकी कहां छिपे हुए थे, कौन इनकी मदद कर रहा था, इस एंगल से भी इस पूरे मामले की तफ्तीश पंजाब पुलिस, बीएसएफ और एनएसजी के साथ भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। नहीं, तो इसमें शुरुआत में एक ये जानकारी आ रही थी कि आतंकियों की संख्या 4 से ज्यादा हो सकती है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सिर्फ 4 आतंकी थे जिन्होंने यह हमला किया था और वो चारों के चारों मारे गए हैं? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। बहुत जल्दी में मैं ये बात कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 1 जनवरी को सुबह के वक्त, जब एसपी हेडक्वार्टर गुरदासपुर किसी धार्मिक स्थल पर माथा टेककर वापस आ रहे थे, तब उनको जब उनकी कार को लूटा गया, उनको अगवा कर लिया गया, उनकी कार को हाईजैक किया गया, तो उस एसपी ने और उनके जो साथ में 2 सहायक थे, उन्होंने कहा था कि 5 लोग थे जो कि आर्मी की वर्दी में थे और उन्होंने कार को लूटा है। अगर ऐसी बात है तो 5वां व्यक्ति कौन है? क्या वो कोई स्थानीय नागरिक था जो कि इन आतंकियों की मदद कर रहा था? क्या वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकी था जो कि इन आतंकियों के साथ मिलकर उनको छुपने के लिए जगह दे रहा था, उनके साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा था? ये अपने आप में तफ्तीश का मुद्दा है, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सिर्फ 4 ही आतंकी थे, क्योंकि 3 जगहों से सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है। तो ऐसे में 4 आतंकी अंदर घुसे हैं, 2 आतंकी बाहर ही मारे गए और 2 आतंकियों को बाद में मारा गया है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5वां आतंकी वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया हो। क्या वो कोई लोकल व्यक्ति है जो कि इस पूरे मॉड्यूल में एक लोकल लेवल पर उसने मॉड्यूल बनाया हो और वो इन आतंकियों की मदद कर रहा हो? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब जांच के बाद सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है, ना सिर्फ पठानकोट बल्कि पंजाब में और खासतौर पर जम्मू और जो पंजाब की सीमा है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और वहां पर भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आतंकी बचकर भाग निकलने में कामयाब हो जाए। जी मोहित, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर यही कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था पठानकोट में वो खत्म हो गया है। 4 आतंकी मारे गए हैं, 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं और 4 हमारे जवान